हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग एक इकोसिस्टम पढ़ने जा रहे हैं। और पढ़ाई शुरू करने से पहले एक सवाल है कि क्या पेड़ के बिना हम लोग यानी इंसान जीवित रह सकता है। तो इसी सवाल का जवाब हम लोग अभी आज के चैप्टर में ढूंढेंगे या इस पे हम लोग चर्चा करेंगे। तो आते हैं इकोसिस्टम की ओर। सबसे पहले जो पॉइंट है हमारे लिए ये है कि पारितंत्र यानी इकोसिस्टम। तो इकोसिस्टम क्या है? तो इकोसिस्टम एक ऐसा तंत्र है जिसमें जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो लिविंग ऑर्गेनिज्म और अपने जो उसके पर्यावरण होते हैं, उसके जो इन्वायरमेंट होते हैं, उससे वो कैसे कनेक्टेड होते हैं, उससे वो कैसे क्रिया करते हैं या इंटरेक्शन कैसे करते हैं, यानी कहने का मतलब है अंतः क्रिया कैसे होती है उनकी। तो और ये अंतः क्रिया किस तरह इम्पोर्टेंट है इकोसिस्टम के लिए, यानी जैव और अजैव घटक, दो चीज़ों पे बात कर रहे थे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं इसके डेफिनेशन के लिए क्या लिखा गया है। तो पारितंत्र प्रकृति का एक संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। पारितंत्र को प्रकृति का एक संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई कहा गया है, यानी प्रकृति को बनाने वाला भी और उसमें एक कार्य को संपन्न करने वाला भी, जिसमें एक निश्चित भौतिक क्षेत्र के अंदर, एक फिजिकल एरिया के अंदर जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो शामिल होते हैं, वो शामिल है। अगर दूसरे शब्दों में समझा जाए तो मूलतः ये कह सकते हैं कि कोई भी तंत्र, कोई भी एक ऐसा सिस्टम, प्रकृति का एक ऐसा सिस्टम जिसमें कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म यानी जैव घटक, जो लिविंग कंपोनेंट है, जैसे लिविंग कंपोनेंट्स में हम लोग पौधे, जंतु, सूक्ष्म जीव की बात कर रहे हो, और जो अजैव घटक है यानी एबायोटिक कंपोनेंट जैसे कि जल, मृदा, प्रकाश, तापमान, वायु, ये सब आपस में क्रिया और प्रतिक्रिया करते हैं, उसी को पारितंत्र कहा जाता है। तो फिर से हम लोग इस बात पे चर्चा कर रहे हैं कि पारितंत्र क्या है। तो पारितंत्र में नॉन लिविंग्स और लिविंग्स, इन दोनों के बीच एक अंतः क्रिया होती है, एक इंट्रैक्शन होता है। उसी इंट्रैक्शन से एक सिस्टम चलती है, एक प्रकृति चलती है जिसमें लाइफ एग्जिस्ट करता है, या जो जीवन की गति है वो निरंतरता से बनी रहती है। दूसरा पॉइंट हम लोग इसमें देखते हैं कि जो जैव घटक है, जैव घटक, इसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं बायोटिक कंपोनेंट। बायोटिक कंपोनेंट में सभी लिविंग्स को रखा गया है। सभी लिविंग्स में, जैसे हम एग्जांपल के तौर पे आपको बता चुके हैं, पौधे, जंतु, सूक्ष्म जीव, और एबायोटिक जो कंपोनेंट होते हैं उसमें नॉन लिविंग्स रखे गए हैं, एग्जांपल्स लिखी हुई है। नेक्स्ट है कि पारितंत्र जैविक तथा अजैविक घटकों के परस्पर अंतःक्रिया, जिसकी चर्चा हम लोग अभी कर चुके हैं, परस्पर अंतःक्रिया से बना एक आत्मनिर्भर सिस्टम है। एक आत्मनिर्भर यानी सेल्फ रेगुलेटिंग सिस्टम है। ये सेल्फ रेगुलेटिंग सिस्टम है। तो आखिर ये अंतःक्रिया से एक इकोसिस्टम को, एक पारितंत्र को क्या मिलना है? तो अंतःक्रिया जो है पारितंत्र की स्थिरता, स्टेबिलिटी, इसमें फ्लो ऑफ एनर्जी और इसके संतुलन को बनाए रखती है, तो और ये पारितंत्र की अवधारणा सबसे पहले कहाँ से आया, या इसको शुरुआत किसने किया था? तो एजी टांसले ने इसकी शुरुआत किया था। आर्थर टांसले या टांसले भी आप पढ़ सकते हैं, ने इसकी शुरुआत की थी 1935 में। तो ऐसा एक इम्पोर्टेंट या वीवीआई क्वेश्चन ये कहा जा रहा है कि एजी टांसले जो है वो टर्म इकोसिस्टम, जो इकोसिस्टम शब्द है, टर्म इकोसिस्टम, इसको इन्होंने ही प्रस्तावित किया। टर्म इकोसिस्टम, पारितंत्र शब्द को प्रस्तावित इन्होंने ही किया, एजी टांसले, टांसले, आर्थर टांसले, 1935 में। आगे इकोसिस्टम के कंपोनेंट्स की जब बात हो रही थी तो इसके थोड़ा सा डिटेल में हम लोग अगर पढ़ना चाहें तो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग कि एक इकोसिस्टम, तो मनुष्य की भूमिका के आधार पे, जो ह्यूमन है उसकी भूमिका के आधार पे जो इकोसिस्टम है उसको दो व्यापक श्रेणियों में बांटा गया है। एक श्रेणी है इसका प्राकृतिक पारितंत्र
का क्या मतलब होता है, जिसमें मानव के हस्तक्षेप के बिना विकसित होते हैं। वैसा पारितंत्र जिसमें मानव का हस्तक्षेप नहीं होता है वो प्रकृति के द्वारा प्रदत्त होता है। प्राकृतिक, जैसे कि वन पारितंत्र, घास भूमि ग्रासलैंड इकोसिस्टम, तालाब यानी पॉन्ड इकोसिस्टम, नदी यानी रिवर इकोसिस्टम, समुद्र मेराइन इकोसिस्टम। याद रखेंगे मेराइन इकोसिस्टम सबसे बड़ा इकोसिस्टम है। सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिविटी यानी उत्पादकता हमको यहीं से प्राप्त होती है हम लोगों को, यानी उत्पादकता यानी कहा जाए तो बायोमास। तो नेक्स्ट बात कर रहे हैं वन। तो जैसे अगर प्राकृतिक पारितंत्र में देखें तो एक है ग्रासलैंड इकोसिस्टम, ये नेचुरल और टेरिस्टेरियल है, स्थलीय, इसको हम लोग कह सकते हैं स्थलीय पारितंत्र। एक और कैटेगरी आप बना सकते हैं स्थलीय पारितंत्र या पारिस्थितिक तंत्र। स्थलीय पारितंत्र, स्थलीय पारितंत्र में ग्रासलैंड इकोसिस्टम यानी घास भूमि, फॉरेस्ट इकोसिस्टम, वन हो गया, डिजर्ट, मरुस्थलीय इकोसिस्टम, ये सब स्थलीय पारितंत्र में आते हैं। और नेचुरल में ही जलीय पारितंत्र, जलीय पारितंत्र, जलीय पारितंत्र, जलीय पारितंत्र में जैसे कि मेराइन, ओशन, समुद्र का इकोसिस्टम, फ्रेश वाटर लेक वगैरह, पॉन्ड वगैरह, फ्रेश वाटर इकोसिस्टम, ये सब दोनों नेचुरल में है। तो नेचुरल में एक जलीय और एक स्थलीय को हम लोग देख रहे हैं। यहीं पे भी जो जलीय होते हैं, जो इसमें भी एक स्टेगनेंट वाटर होते हैं, एक ठीक है। नेक्स्ट है हमारा आर्टिफिशियल, जिसमें आर्टिफिशियल कृत्रिम पारितंत्र तो मानव द्वारा विशिष्ट उद्देश्यों के लिए बनाए रखे जाते हैं, जैसे कि कृषि क्षेत्र हो गया, एक्वेरियम हो गया, गार्डन हो गया, ये सब मानव द्वारा बनाए जाते हैं, मैन मेड होते हैं। तो एक्वेरियम, क्रॉप फील्ड, ये सब कृत्रिम पारितंत्र हो गए। तो अब तक हम लोग चर्चा कर चुके हैं पारितंत्र। पारितंत्र क्या है? तो पारितंत्र एक प्रकृति का संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। दूसरा ये कि जो पारितंत्र के दो घटक होते हैं, अजैव घटक और जैव घटक, इन दोनों के बीच जो है वो अंतः क्रियाएं होती है। अंतः क्रिया से क्या होता है कि इकोसिस्टम को एक स्टेबिलिटी मिलता है, स्थिरता मिलता है, उसमें संतुलन बना रहता है और उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है ऊर्जा का प्रवाह होता है, ऊर्जा का प्रवाह होता है, ऊर्जा का प्रवाह। दूसरा ये हम लोग कि पारितंत्र को हम लोग अगर इसका वर्गीकरण कर रहे थे तो पारितंत्र के वर्गीकरण करने के क्रम में हम देख रहे हैं कि मनुष्यों की भूमिका के आधार पे एक प्राकृतिक पारितंत्र है जिसमें मानव के हस्तक्षेप के बिना वो विकसित होते हैं, और एक है कृत्रिम पारितंत्र जिसमें मानव का हस्तक्षेप होता है या मानव जो है किसी विशेष उद्देश्य के लिए उसको निर्मित करते हैं। तो अब तक के 2 पॉइंट पे हम लोग बात कर चुके हैं। तीसरा टॉपिक है हमारा कि पारितंत्र के घटक, जिस पे हम लोग बार बार चर्चा कर रहे हैं, जिन घटकों के बीच आपस में अंतःक्रिया होती है, उसको थोड़ा विस्तृत हम लोग देखने वाले हैं। तो पारितंत्र के घटक, पारितंत्र के 2 घटक होते हैं, एक अजैव घटक और एक जैव घटक। जो अजैव घटक होते हैं उसमें जो निर्जीव पदार्थ है, निर्जीव होते हैं, वो रखा गया है, निर्जीव को। और दूसरा जैव घटक जो होते हैं उसमें सभी लिविंग्स होते हैं, सभी सजीव होते हैं, सभी जीव होते हैं, ये जैव घटक है। तो आप इसको एबायोटिक कंपोनेंट बोले, अजैव घटक बोले या अजैव कारक बोले, उधर जैव घटक या जैव कारक आप बोल सकते हैं, बायोटिक कंपोनेंट बोल सकते हैं। तो थोड़ा सा डिटेल और देखें हम लोग अजैव घटक के विषय में। अजैव घटक के विषय में तो अजैव घटक या अजैव कारक निर्जीव भौतिक और रासायनिक घटक होते हैं। जैसे कि अजैव घटक में किसको किसको शामिल किया जा सकता है? सूर्य का प्रकाश। आप जानते हैं कि सूर्य का प्रकाश ही अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी है। इस पूरे पृथ्वी पे जो एनर्जी किसी भी जीव के अंदर, जो किसी की जीव की बॉडी में जो एनर्जी है, वो सारे एनर्जी सूर्य के प्रकाश की होते हैं, इसीलिए सूर्य को अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी कहा गया है। दूसरा कि इसका तापमान, जल, वायु, मृदा यानी भूमि, पोषक तत्व और जलवायु, ये अजैव घटक में आते हैं। इन अजैव घटकों से ये सभी जीवधारियों का विकास, प्रजनन और अस्तित्व के लिए ये आवश्यक होते हैं। तो ये जो अजैव घटक होते हैं वो जीवधारियों के लिए यानी लिविंग्स के विकास, डेवलपमेंट हो या प्रजनन, रिप्रोडक्शन हो या अस्तित्व के लिए उसके
अपनी लाइफ प्रोसेस के लिए आवश्यक होता है, जो उनके रहने और पनपने के तरीके को निर्धारित करते हैं। जैसे कि एक एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम देखें कि सूर्य का प्रकाश, तो लिख रहे हैं कि सूर्य का प्रकाश पौधे के प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक होते हैं, जो खाद्य श्रृंखला का आधार है, जो फूड चेन का एक आधार है, फूड चेन का आधार है। और ये प्रकाश संश्लेषण, तो आप जानते हैं कि हम लोगों को जो भोजन की प्राप्ति होती है, किसी भी विषमपोषी, जो भी विषमपोषी हैं, जो हेटेरोट्रॉप्स होते हैं, विषमपोषी वो विषमपोषी निर्भर रहते हैं स्वपोषी पे। और स्वपोषी कौन है? पादप, यानी जो अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं। और पादप जो अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं, वो एक प्रक्रिया अपनाते हैं, प्रकाश संश्लेषण। और इस प्रकाश संश्लेषण को स्टार्ट करने के लिए सूर्य का प्रकाश जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, सूर्य का प्रकाश इंपॉर्टेंट होता है। तो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में पेड़ पौधा अपने लिए भोजन यानी ग्लूकोज बनाता है, और वही पेड़ पौधा का जो भोजन है वो डायरेक्ट या इनडायरेक्ट जो होते हैं बाकी जीवों में पहुंचते हैं। शाकाहारी डायरेक्ट लेते हैं, मांसाहारी शाकाहारी को खाकर लेते हैं, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट। तो विषमपोषी को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जो अपने पोषण या अपने भोजन की प्राप्ति होती है वो पेड़ पौधों से ही होती है, वो पौधों से ही प्राप्त करते हैं। और पौधे ही हैं जो इस प्रकृति में सबसे इंपॉर्टेंट है, उत्पादक कहलाते हैं, यानी सबके लिए वो भोजन बनाते हैं और उसी का एनर्जी, उसी का भोजन सबको ट्रांसफर होता है। और तो दूसरा कि जो अजैव घटक है, अजैव घटक का ही उपयोग किया जाता है जैव घटक के द्वारा। और जैव घटक अब किस लिए उपयोग करते हैं? अपने विकास के लिए, प्रजनन के लिए, अपने अस्तित्व की आवश्यकता के लिए। तो जैव घटक जो बायोटिक कंपोनेंट है, बायोटिक कंपोनेंट के अंदर कौन कौन से आते हैं? तो एक है उत्पादक, जिसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं प्रोड्यूसर्स। तो प्रोड्यूसर्स में जनरली स्वपोषी आते हैं, इसमें स्वपोषी होते हैं जो अपना खाना खुद बनाते हैं, अपने भोजन का संश्लेषण खुद करते हैं। आप लोगों ने परपोषी, स्वपोषी, इनको विशेष रूप से, या प्रकाश संश्लेषण, इसको विशेष रूप से अपने 10 क्लास के अध्याय इकाई 1 जैव प्रक्रम के पहले पॉइंट्स में आप पढ़े हैं, पोषण में। तो प्रोड्यूसर्स, उत्पादक, यही एक इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, यही प्रोड्यूसर्स होते हैं जो अजैव घटक से अपने लिए भोजन का संश्लेषण करते हैं, अजैव घटक से वो भोजन का संश्लेषण करते हैं, उत्पादक प्रोड्यूसर्स। इसमें जनरली स्वपोषी आते हैं, चाहे वो प्रकाश संश्लेषी हो, चाहे वो रसायन संश्लेषी हो, लेकिन मुख्य रूप से जो डोमिनेंट है वो है प्रकाश संश्लेषी, प्रकाश का संश्लेषण करने वाला। उसके लिए सभी हरे पेड़ पौधे ही उसमें आते हैं। दूसरा है कि उत्पादक से भोजन प्राप्त करना। तो ये जो उपभोक्ता होते हैं, उपभोक्ता जिसको हम लोग बोलते हैं कंज्यूमर्स, ये कंज्यूमर्स उत्पादक से ही यानी प्रोड्यूसर से ही भोजन प्राप्त करता है, चाहे डायरेक्ट या इनडायरेक्ट। तो इस कंज्यूमर्स में भी अलग अलग कैटेगरी होते हैं अपने उनके भोजन करने के तरीकों पे। तो जैसे एक एग्जांपल के तौर पे हम दिखाए हुए हैं कि यहाँ पे हम मान लीजिए कि सूर्य को बना रहे हैं, ये सूर्य है, तो सूर्य को कहा गया है अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी, अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी। इस रूप में आप समझे कि इस पृथ्वी पे जो भी एनर्जी है, जिस किसी भी ऑर्गेनिज्म के बॉडी में अगर एनर्जी है तो वो सूर्य का एनर्जी है, वो अलग अलग रूप बदल के उसमें ट्रांसफर होता है। तो सूर्य से सबसे इंपॉर्टेंट है कि किसको ये सबसे पहले एनर्जी मिलता है? तो प्रोड्यूसर्स को। प्रोड्यूसर्स इससे एनर्जी कलेक्ट करते हैं, अपने लिए भोजन बनाते हैं और ये ट्रांसफर करते हैं किसको? कंज्यूमर को। ये ट्रांसफर करते हैं कंज्यूमर, उपभोक्ता को ट्रांसफर करते हैं। लेकिन ये कंज्यूमर 3 प्रकार के होते हैं, एक होते हैं प्राथमिक, एक होते हैं द्वितीयक और एक होते हैं तृतीयक। प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी। तो प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता और तृतीयक उपभोक्ता, ये तीनों को।
तो अलग अलग तरह से, तो प्रोड्यूसर से प्राइमरी में, प्राइमरी से सेकेंडरी में, सेकेंडरी से टर्शरी में ये ट्रांसफर हो रहा है सनलाइट यानी सूर्य का ऊर्जा ट्रांसफर हो रहा है। तो इसको अलग से हम लोग डिटेल्ड में पढ़ेंगे, नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग इसको देखेंगे। और होता क्या है कि ये जो कंज्यूमर्स होते हैं प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, अगर ये सभी मर जाते हैं, अगर ये डेड हो जाते हैं, तो उस सभी को डिस्ट्रॉय करने के लिए या डिकम्पोज करने के लिए डिकम्पोजर्स होते हैं, डिकम्पोजर्स जिसको हम लोग बोलते हैं अपघटक। ये जो अपघटक होते हैं वापस इन सभी को चाहे प्रोड्यूसर्स हो, प्राइमरी कंज्यूमर हो, सेकेंडरी कंज्यूमर हो, टर्शियरी कंज्यूमर हो, सबको ये डिकम्पोज करते हैं, सभी को ये डिकम्पोज कर देते हैं और इसके मिनरल्स को वापस एबायोटिक यानी पर्यावरण को लौटा देते हैं। ऐसे एग्जाम्पल के तौर पे हम ये ले सकते हैं कि डिकम्पोजर्स का काम क्या है, अपमार्जक का क्या भूमिका होता है हमारे इकोसिस्टम में। तो आप एक छोटे से एग्जाम्पल से समझिए कि मान लीजिए कि हम इस पर्यावरण से अपने शरीर के अंदर नाइट्रोजन को लेते हैं, तो पर्यावरण से नाइट्रोजन का जैव शरीर में प्रवेश करना और जैव शरीर के मृत्यु के उपरांत डिकम्पोजर्स जो है उस नाइट्रोजन को, इस प्रकृति को वापस लौटा देता है। तो ये डिकम्पोजर्स का ही काम होता है कि वो जो भी एबायोटिक फैक्टर से लिविंग्स प्रोड्यूसर्स अपने पास गेन करते हैं, अपने लाइफ को प्रोसेस करते हैं और उसके मरने के बाद उसको डिकम्पोज करके फिर वो उस प्रकृति को वापस लौटा देते हैं। तो एक कहने के लिए भी हम लोग अक्सर एक सुनते हैं, कहावत भी सुनते रहते हैं या चर्चा होती रहती है कि ये शरीर मिट्टी का बना हुआ है, मिट्टी में मिल जाएगा। तो उसका यही कंसेप्ट होता है कि हम पर्यावरण से ही, जो लिविंग्स होते हैं उसको पर्यावरण से ही सारी चीज़ें मिलती है, जो प्रकृति या गॉड के द्वारा प्रदत्त है, प्रकृति द्वारा प्रदत्त है, उन चीज़ों को हम लोग एक्सेप्ट करते हैं, हमारा शरीर उसको प्रोसेस करता है, फिर हमारे शरीर के डिस्ट्रॉय होने के बाद जो डिकम्पोजर्स होते हैं वापस इस पर्यावरण को, उन चीज़ों को लौटा देते हैं। तो दूसरे इस स्लाइड में हम लोग मूल रूप से हमारा चर्चा ये था कि पारितंत्र के जो घटक हैं, अजैव घटक और जैव घटक, ये दोनों कैसे कनेक्टेड है, या पहले स्लाइड में जो हम लोग बात कर रहे थे कि जैव और अजैव के बीच जो अंतःक्रिया है, वो इसी अंतःक्रिया को दिखाने के लिए एक छोटा सा एग्जाम्पल हम आपको यहाँ पे दिखाए हैं। लेकिन इसको और डिटेल पढ़ने के लिए हम दूसरे स्लाइड में चलते हैं। तो देखते हैं यहाँ पे कि प्रोड्यूसर्स, उत्पादक, और यहां दिखा देते हैं सूर्य को। तो सूर्य से निकलने वाला जो ऊर्जा है, सूर्य का प्रकाश, जिसको हम लोग सौर ऊर्जा बोलते हैं, सूर्य प्रकाश, या हम इसको बोलते हैं सौर ऊर्जा। आप याद रखेंगे, कभी कभी सौर ऊर्जा के नाम से भी प्रश्न आ जाते हैं, सौर ऊर्जा, या कभी कभी इसको कहा जाता है प्रकाश ऊर्जा। तो जब ये प्रकाश ऊर्जा पेड़ पौधों में या पेड़ पौधों के द्वारा एब्जॉर्ब किया जाता है, जब ये प्रकाश ऊर्जा को एब्जॉर्ब करते हैं प्रकाश संश्लेषण के दौरान, आप जानते होंगे प्रकाश संश्लेषण, तो पेड़ पौधा सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण करते हैं, और प्रकाश संश्लेषण में सूर्य के प्रकाश के अलावे पेड़ पौधे को वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड भी चाहिए होता है, भूमि से जल भी चाहिए होता है। तो आप सब देखें कि ये सभी प्रकृति से है, ये सभी, तो सूर्य का प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड, H2O जो जल है, ये सभी पेड़ पौधा अपने अंदर एब्जॉर्ब करते हैं। पेड़ पौधा चूंकि हरे होते हैं, क्लोरोफिल इसके पास ऑलरेडी होते हैं, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के बाद इनके द्वारा ग्लूकोज बनाया जाता है, ग्लूकोज, या ये जमा करते हैं स्टार्च के रूप में, ये ग्लूकोज बनाया गया। तो ग्लूकोज एक केमिकल है और इस केमिकल के अंदर पाया जाता है रसायन ऊर्जा। क्या पाया जाता है? रसायन ऊर्जा, केमिकल एनर्जी। तो देखिए कैसे ये प्रकाश ऊर्जा को पेड़ पौधे जो है रसायन ऊर्जा में बदल दिए, ग्लूकोज में बदल दिए। और जानते हैं कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उस सभी जो है उसकी जीवन की इकाई जो है कोशिका है, और कोशिका ऊर्जा के उत्पादन के लिए मूल रूप से ग्लूकोज का उपयोग करते हैं। ग्लूकोज को हम लोग कोशिकीय ईंधन भी बोलते हैं, मूल रूप से वो ग्लूकोज का उपयोग करते हैं। और ग्लूकोज में कैसा ऊर्जा होता है? रसायन ऊर्जा होता है। और यही रसायन ऊर्जा जब जीवों के शरीर के अंदर जाता है
जीवों के शरीर के अंदर जब जाता है तो जीवों के शरीर के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह में एटीपी बनता है और एटीपी को कहा जाता है जैविक ऊर्जा। तो आप देख लीजिए ये सूर्य के प्रकाश, जो सूर्य का प्रकाश है यानी जो प्रकाश ऊर्जा है, प्रकाश ऊर्जा से पेड़ पौधा कैसे रसायन ऊर्जा बना रहा है और वो रसायन ऊर्जा बाकी विषमपोषी जो अपने शरीर के अंदर उस रसायन को एब्जॉर्ब करते हैं तो उसके जो शरीर होते हैं कैसे उस रसायन ऊर्जा को जैविक ऊर्जा में एटीपी में बदलते हैं। और यही एटीपी जो है वो हमारे लिविंग शरीर के लिए, हमारे सेल्स के लिए एनर्जी का सोर्स है, ये एनर्जी का पावर बैंक है एटीपी या एटीपी, ये एटीपी। तो देखते हैं, तो ये प्रोड्यूसर्स का हो गया। तो प्रोड्यूसर्स जो है इस पारितंत्र का पहला पोषी स्तर है, प्रथम पोषी स्तर होते हैं, प्रथम पोषी स्तर आप ध्यान रखेंगे, प्रथम पोषी स्तर, ये प्रथम पोषी स्तर है। प्रोड्यूसर्स जो पेड़ पौधे होते हैं प्रथम पोषी स्तर होते हैं। ये प्रथम पोषी स्तर को कंज्यूम करने के लिए प्राइमरी कंज्यूमर पाया जाता है। तो हम आपको यहाँ पे कंज्यूमर के विषय में लिखा चुके हैं कि जो कंज्यूमर्स होते हैं, कंज्यूमर्स उपभोक्ता, उपभोक्ता, इसमें तीन कैटेगरी है। एक है इसमें प्राथमिक उपभोक्ता, प्राथमिक उपभोक्ता जिसको 1 डिग्री कंज्यूमर भी कहा जाता है, आप ध्यान रखेंगे 1 डिग्री कंज्यूमर। दूसरा है इसमें द्वितीयक उपभोक्ता, इसको 2 डिग्री कंज्यूमर भी लिखा जाता है। और तीसरे होते हैं तृतीयक उपभोक्ता, तृतीयक उपभोक्ता 3 डिग्री कंज्यूमर्स भी कहलाते हैं ये, जिसके विषय में हम लोग यहां पे अभी पढ़े थे। कंज्यूमर्स प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। तो कंज्यूमर्स में प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक होते हैं। जो प्राथमिक होते हैं आप याद रखेंगे मूल रूप से ये शाकाहारी होते हैं, ये शाकाहारी होते हैं। जो प्राथमिक होते हैं ये शाकाहारी होते हैं, इंग्लिश में इसको बोलते हैं हम लोग हर्बीवोर्स, हर्बीवोर्स होते हैं। जो द्वितीयक होते हैं वो छोटे मांसाहारी हैं और जो तृतीयक होते हैं वो बड़े मांसाहारी होते हैं, या हम इसको टॉप कंज्यूमर भी बोलते हैं। तो तृतीयक को आप टॉप कंज्यूमर या टॉप ट्रॉपिक लेवल भी बोल सकते हैं। तो देखिए यहां पे सेकेंडरी कंज्यूमर है, ये प्राइमरी कंज्यूमर, ये सेकेंडरी कंज्यूमर और ये टर्शियरी या टॉप कंज्यूमर्स। तो देखिए सूर्य के प्रकाश से प्रथम पोषी स्तर पे जो प्रोड्यूसर्स होते हैं, जो पेड़ पौधे होते हैं, पेड़ पौधों ने प्रकाश संश्लेषण से एनर्जी बनाया, वो एनर्जी ट्रांसफर हुआ प्राइमरी कंज्यूमर्स में, प्राइमरी कंज्यूमर में। प्राइमरी कंज्यूमर को अगर कंज्यूम किया जाता है सेकेंडरी कंज्यूमर द्वारा तो वो एनर्जी ट्रांसफर होगा सेकेंडरी कंज्यूमर में। सेकेंडरी कंज्यूमर को अगर कंज्यूम किया जाता है तो वो एनर्जी ट्रांसफर होगा टर्शियरी कंज्यूमर में। ठीक है, अब अगर पेड़ पौधे रेस्पिरेशन करते हैं, श्वसन करते हैं, तो श्वसन से ये ऊर्जा की प्राप्ति होंगे और इससे ऊर्जा की प्राप्ति होगी, या हीट लिख सकते हैं हम लोग, ऊर्जा की प्राप्ति हो रही है। अगर प्राइमरी कंज्यूमर भी रेस्पिरेशन करेंगे, श्वसन करेंगे, तो इससे भी ऊर्जा की प्राप्ति होगी। सेकेंडरी कंज्यूमर भी अगर रेस्पिरेशन करते हैं तो इससे भी ऊर्जा का उत्पादन होगा। अगर टर्शियरी कंज्यूमर भी रेस्पिरेशन करते हैं तो इससे ऊर्जा का उत्पादन होगा। ये अलग चीज़ें हैं कि ये अपने अस्तित्व के, अपने सेल्स को प्रोसेस करने के लिए, जीवन का जैव प्रक्रम को आगे बढ़ाने के लिए वो ऊर्जा का उत्पादन करते हैं। उसके अलावा अगर प्रोड्यूसर्स डेड हो जाते हैं, अगर ये मर जाते हैं, तो ये डिकम्पोजर्स इसको डिकम्पोज कर देंगे। जो अपमार्जक है इसको डिकम्पोज करेंगे, जो डिकम्पोजर्स हैं इसको डिकम्पोज करेंगे। प्राइमरी कंज्यूमर अगर डेड हो जाते हैं, सेकेंडरी कंज्यूमर अगर डेड हो जाते हैं, टर्शियरी कंज्यूमर अगर डेड हो जाते हैं, ये सभी को अपमार्जक जो है वो डिकम्पोज करेंगे और इससे ऊर्जा जनरेट करेंगे या हीट जनरेट करेंगे और इससे वो खनिजों का चक्रण करेंगे और फिर वो अजैव यानी पर्यावरण को उन चीज़ों को लौटा देंगे। ये अजैव घटक का निर्माण कर देते हैं अपमार्जक। तो एक तंत्र है, एक सिस्टम बनी हुई है, इसी को पारितंत्र या पारिस्थितिक
तंत्र हम लोग कहते हैं। तो आप याद रखेंगे, आर रेस्पिरेशन के लिए, आर श्वसन के लिए हम लोग लिख रहे हैं श्वसन, और डी डेथ के लिए लिखे हुए हैं टर्म्स, डेथ के लिए। आप एग्जाम के दौरान भी इन डायग्राम को बना सकते हैं। अगर आपके पास आपसे सवाल किया जाता है एक पारी तंत्र पे संक्षेप में लिखे या विस्तृत रूप से लिखे, तो आप इस तरह से डायग्राम बना के थोड़े थोड़े पॉइंट्स को डील कर सकते हैं, जैसे इन चीज़ों को अभी लिखा गया है। तो पारी तंत्र में, और ये मूल रूप से ये डायग्राम यही बताने के लिए था जो हम लोगों ने सबसे पहले चर्चा किया था, कि इनके बीच परस्पर अंतःक्रिया होती है। परस्पर अंतःक्रिया होती है किनके बीच? जैविक और अजैविक घटकों के बीच परस्पर अंतःक्रिया होती है। परस्पर अंतःक्रिया होती है। इन्हीं चीजों को दिखाने के लिए इस डायग्राम को डिटेल में बताया गया है। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि आखिर इस पारी तंत्र का मूल काम क्या है। तो आप अभी यहाँ देखिए, जस्ट हम अभी बताए हैं कि ये पारी तंत्र का पूरा सिस्टम है, किस पे डिपेंड कर रहा है? ऊर्जा के प्रवाह पे, फ्लो ऑफ एनर्जी पे। तो ये पूरा सिस्टम इसी पे टिका हुआ है, ऊर्जा का प्रवाह। हर ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म को उसका भक्षण करता है ऊर्जा के लिए, ऊर्जा की प्राप्ति के लिए, अपने पोषण के लिए, और पोषण से वो ऊर्जा की प्राप्ति करते हैं। तो आखिर पारितंत्र का मुख्य काम क्या है? तो पारितंत्र के कार्य, फंक्शंस ऑफ इकोसिस्टम। तो पारितंत्र का काम है ऊर्जा का प्रवाह, ऊर्जा का प्रवाह, फ्लो ऑफ एनर्जी, फ्लो ऑफ एनर्जी, फ्लो ऑफ एनर्जी। तो फ्लो ऑफ एनर्जी के विषय में लिंडमैन, आप याद रखेंगे ये नाम इंपॉर्टेंट है, लिंडमैन। लिंडमैन के द्वारा 10% का नियम प्रस्तावित किया गया है। 10% का नियम प्रस्तावित किया गया है। 10% लॉ ऑफ फ्लो ऑफ एनर्जी इन एन इकोसिस्टम। एक इकोसिस्टम में 10% ऊर्जा के प्रवाह का सिस्टम। तो ये कहा गया है कि जैसे अभी हम आपको एक छोटा सा फूड चेन बनाते हैं, एक खाद्य श्रृंखला बनाते हैं, एक फूड चेन बनाते हैं, और फ्लो ऑफ एनर्जी आपको दिखाते हैं, फूड चेन। मान लीजिए कि ये घास है, और घास को बकरी ने खा लिया, और बकरी को किसी बाघ ने खा लिया, किसी बाघ ने खा लिया। तो ये जो घास है ये उत्पादक है, प्रोड्यूसर्स है। इस घास को, इसके अंदर एनर्जी कहां से आया? तो अजैव घटक से। अजैव घटक, भूमि, वायु, तापमान, सूर्य का प्रकाश, मिनरल्स, इन सब चीजों से घास ने प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपने लिए ग्लूकोज बनाया, अपने लिए ग्लूकोज बनाया। उसने खुद का भी उपयोग किया और स्टार्च के रूप में जमा करके भी रखा। अब इस घास को बकरी ने खा लिया। तो बकरी जो है ये शाकाहारी हो गए, प्राइमरी कंज्यूमर, शाकाहारी, और बकरी को बाघ ने खा लिया। तो अगर माना जाए कि अजैव घटक से घास जो कम्युनिटी है, जो उत्पादक है, इसने 100 जूल अगर ऊर्जा का निर्माण किया है, 100 जूल ऊर्जा, ऐसे समझा जाए कि अजैव घटकों से घास द्वारा 100 जूल ऊर्जा का निर्माण किया गया प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया द्वारा, 100 जूल। तो जब घास को बकरी द्वारा खाया गया तो 100 जूल ऊर्जा का 90% घास अपने ऊपर खर्च कर लिया। केवल 10% जो है वो ट्रांसफर हुआ बकरी के अंदर। तो बकरी के अंदर वो ऊर्जा जो 100 जूल था घास के पास, वो 10 जूल गया, 10%। और जब बाघ ने बकरी को खाया तो ऑलरेडी इस
10 जूल जो ऊर्जा है इसका 90% इस बकरी पे खर्च हो रहा है, केवल इसका 10% ही ट्रांसफर हो रहा है बाघ के अंदर। तो बाघ के अंदर मात्र 1 जूल ऊर्जा पहुंचेगा, 1 जूल ऊर्जा पहुंचेगा। तो यही है 10% लॉ ऑफ एनर्जी जो इससे लिंडमैन ने प्रस्तावित किया। तो इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव के रूप में याद रखेंगे 10% नियम क्या है। आप ऐसे एक डायग्राम बनाएंगे और इसी तरह से सेम टू सेम लिख देंगे, आपको 2 नंबर आ जा रहा है इसमें। और ऑब्जेक्टिव के तौर पे भी याद रखेंगे कि लिंडमैन के द्वारा 10% का नियम दिया गया, ये ऊर्जा प्रवाह का नियम होता है। तो एक खाद्य श्रृंखला के माध्यम से हम आपको ऊर्जा प्रवाह भी बता चुके हैं। दूसरा है कि ये जो बहुत सारे खाद्य श्रृंखला आरे तिरछे एक दूसरे से जुड़े होते हैं जो खाद्य जाल कहलाते हैं। हम लोग इसको और विस्तृत चर्चा करेंगे नेक्स्ट क्लास में। फिलहाल ऊर्जा प्रवाह को हम लोग यहाँ पे समझ गए। आगे दूसरा प्रक्रिया क्या होता है कि जैव भू रासायनिक चक्र, यानी पारितंत्र का एक काम और होता है खनिजों का चक्रण। और ये खनिजों के चक्रण के लिए यहाँ पे एक वर्ड लिखा जा रहा है जैव बायो भू जियो रासायनिक, यानी केमिकल चक्र यानी साइकिल। तो बायो जियो केमिकल साइकिल, बायो जियो केमिकल साइकिल, जिसका एग्जाम्पल हम अभी दे चुके थे कि कैसे नाइट्रोजन का जैव शरीर के अंदर, कैसे नाइट्रोजन जैव शरीर के अंदर पर्यावरण से जैव शरीर के अंदर प्रवेश करता है और जैव शरीर के मृत्यु के उपरांत वो नाइट्रोजन वापस प्रकृति को लौट जाता है। उसी प्रकार इस पर्यावरण से ऑक्सीजन का जैव के अंदर सजीव शरीर के अंदर प्रवेश करना और बाद में सजीव शरीर के मृत्यु के उपरांत उस ऑक्सीजन का पर्यावरण को लौट जाना, ये सब एक तरह से बायोजियोकेमिकल साइकिल के अंतर्गत आएगा। जैसे ऑक्सीजन चक्र हो गया, नाइट्रोजन चक्र हो गया, सल्फर चक्र हो गया, फास्फोरस चक्र हो गया, ये सारे चक्र ये चक्रण करते हैं। तो और ये चक्रण का सबसे इंपॉर्टेंट जो फैक्टर होते हैं या जो कारक होते हैं वो अपमार्जक होते हैं, डीकम्पोजर्स होते हैं। तो डीकम्पोजर्स का एक महत्वपूर्ण भूमिका होता है पूरे पर्यावरण के लिए, डिकम्पोज करने के लिए चीज़ों को अपमार्जक। तो आपके लिए अपमार्जक इंपॉर्टेंट सवाल रहता है कि पूछा जाएगा कि पारितंत्र में अपमार्जक की क्या भूमिका है, डिकम्पोजर्स या अपघटक की क्या भूमिका है। तो ओवरऑल अभी का जो चैप्टर था हमारा पारितंत्र, इसमें सबसे पहले हम लोगों ने पारितंत्र के विषय में बात किया। तो पारितंत्र मूल रूप से है क्या, तो पारितंत्र जैव और अजैव घटक ये दोनों के बीच के परस्पर अंतःक्रिया को हम लोग पारितंत्र बोलते हैं। अब इस दोनों के बीच अंतःक्रिया कैसे होता है, तो अजैव घटक से जो जैव घटक है वो कैसे चीज़ों को एक्सेप्ट करता है या अपने अंदर ग्रहण करता है, जिसमें प्रोड्यूसर्स आते हैं, कंज्यूमर्स आते हैं, डिकम्पोजर्स आते हैं। वो अलग अलग तरह से वो चीज़ों को एक्सेप्ट करते हैं। फिर उन सभी के डिस्ट्रॉय हो जाने के बाद, डिकम्पोज होने के बाद उन चीज़ों का वापस प्रकृति को वो लौट जाता है। तो ये चक्र बना होता है। तो अब हमारे लिए नेक्स्ट सवाल है कि ये पारितंत्र का संतुलन कैसे बना रहेगा, पारितंत्र में संतुलन कैसे रहेगा। तो पारितंत्र का संतुलन का क्या अर्थ होता है, तो जैसे कि मान लीजिए कि अगर बहुत ज़्यादा पेड़ पौधे हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा पेड़ पौधे हो जाएंगे तो ज़्यादा इवापोरेशन होगा, बहुत ज़्यादा बारिश होगी तो बाढ़ आ जाएगा। तो उसके लिए फिर शाकाहारी जीव हैं, उस घास वगैरह का भक्षण करते रहते हैं, पेड़ पौधे को खाते रहते हैं। शाकाहारी बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो बहुत सारे पेड़ पौधे को वो खा जाएंगे। जब पेड़ पौधे को खा जाएंगे तो फिर कहीं ना कहीं जो ऑक्सीजन है उसकी कमी हो जाएगी, पर्यावरण गर्म होने लग जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ने लग जाएगी, ग्लोबल वार्मिंग होने लग जाएगा। तो पहाड़ों पे जो बर्फ़ है वो पिघल जाएंगे और जब वो पिघल जाएंगे तो फिर बाढ़ आ जाएगी। पहाड़ों पे जो बर्फ है वो पिघल जाएंगे तो फिर बाढ़ आ जाएगी। तो उसको उसके भक्षण के लिए फिर मांसाहारी होते हैं, फिर वो डिस्ट्रॉय करते हैं और इसी तरह से ये सिस्टम चलता है। तो हम लोग और भी इस पर विस्तृत चर्चा करेंगे, चूंकि समय लिमिटेड होता है क्लासेस के लिए। तो नेक्स्ट हम लोग चर्चा करेंगे फिर ये संतुलन बिगड़ने का कारण क्या, जैसे वनों की कटाई, प्रदूषण, जलवायु परिवर्तन। उसी तरह से पारितंत्र के संरक्षण के लिए क्या क्या करना चाहिए, वृक्षारोपण या जैव विविधता। तो ये सब चीज़ों पर अलग से एक विस्तृत चर्चा की जाएगी। तो अभी तक की पूरी पढ़ाई का हम संक्षेप कर रहे हैं। जो पारितंत्र है वो अजैव घटक और जैव घटक
जैव घटक के बीच अंतःक्रिया, अंतःक्रियाएं के लिए एक स्वसंचालित सेल्फ रेगुलेटिंग सिस्टम है। स्वसंचालित एक सिस्टम होते हैं जैव और अजैव घटक। जैव अजैव घटक क्या है, तो एक छोटे से एग्जांपल के तौर पे हम आपको दिखा रहे हैं। मान लीजिए कि यहां पे सूर्य का प्रकाश, सौर ऊर्जा, मान लीजिए भूमि, जल, वायु, खनिज लवण, ये सभी चीजें अजैव घटक है। इस अजैव घटक में जो जैव घटक है, जैव घटक में एक कैटेगरी है उत्पादक का, उत्पादक का। तो ये जो उत्पादक होते हैं, जो हरे पेड़ पौधे होते हैं, जो हरे पेड़ पौधे होते हैं, इन सब का प्रयोग करते हैं अपने लिए भोजन बनाने के लिए। और इन सब का प्रयोग करने के बाद ये अपने अंदर संश्लेषित करते हैं ग्लूकोज। ग्लूकोज का निर्माण किए। अब जानते हैं कि ग्लूकोज जो है कोशिकीय ईंधन है। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं सबके ऊर्जा का स्रोत यही है, उसके कोशिकीय ईंधन के रूप में ये कार्य करते हैं, कोशिकीय ईंधन के रूप में कार्य करते हैं ये। ठीक है। उत्पादक के बाद आते हैं उपभोक्ता। अब उपभोक्ता में 3 कैटेगरी है, शाकाहारी, छोटे मांसाहारी और बड़े मांसाहारी, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी। तो प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्शियरी कंज्यूमर को टॉप कंज्यूमर भी कहा जाता है, याद रखेंगे। तो इस पेड़ पौधा का भक्षण करते हैं प्राइमरी कंज्यूमर, प्राइमरी कंज्यूमर का भक्षण करते हैं सेकेंडरी कंज्यूमर का करते हैं टर्शियरी कंज्यूमर। तो ये इससे फ्लो ऑफ एनर्जी होता है 10%, 10% ऊर्जा का प्रवाह होता है इससे, 10% ऊर्जा का प्रवाह होता है। और खनिजों का चक्रण भी होता है, साथ साथ खनिजों का चक्रण भी होता है। उसके अतिरिक्त अब अगर ये उत्पादक है, प्राइमरी कंज्यूमर हो, सेकेंडरी कंज्यूमर हो या टर्शियरी कंज्यूमर हो, अगर ये सभी मर जाते हैं तो इसके जो तीसरे हैं जैव घटक के तीसरे फैक्टर, जिसको हम लोग बोलते हैं अपघटक या अपमार्जक, ये डेट्राइट्स, ये मरे हुए अवशेष जो होते हैं, जीवों के शरीर के मरे हुए अवशेष जिसको डेट्राइट्स बोलते हैं, ये डेड चीजों से वापस खनिजों का चक्रण करते हैं, खनिजों का चक्रण करते हैं, बायोजियोकेमिकल साइकिल बनाते हैं और ये चीजें फिर वापस इस पर्यावरण को लौट जाता है। तो ये एक सिस्टम देखिए पारितंत्र का। अजैव घटक कैसे उत्पादक के अंदर गया, उत्पादक से प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, फिर ये सब मर जाते हैं। तो अब घटक वापस जो जैव घटक के तीसरे फैक्टर्स हैं, ऐसे समझे, जैव घटक के उत्पादक, जैव घटक के लिए उपभोक्ता और जैव घटक के अपघटक यानी अपमार्जक। ये उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक ये सभी अगर डेड हो जाते हैं तो ये फिर वापस पर्यावरण को लौट जाते हैं, इनके सारी चीजें जिसको उस पर्यावरण से लिया गया था, उत्पादक द्वारा लिया गया था। तो इसमें मूल रूप से हुआ क्या, इसके कार्य क्या दिखे, तो इसमें मूल रूप से इसके कार्य यही थे, ऊर्जा का प्रवाह और खनिजों का चक्रण। और उनको समझने के लिए हम लोगों ने एक फूड चेन का एग्जाम्पल लिया, खाद्य जाल है, हम लोग इसको डिटेल में आगे पढ़ेंगे। तो एजुकेशन एरिया के बच्चे आज की क्लास में आपके लिए इतना ही। नेक्स्ट हम लोग आगे और विस्तृत चर्चा नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।